एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था, उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। दोस्तों, अनसुना बॉलीवुड पर पेश है गुजरे जमाने के हैंडसम एक्टर रहे राजेंद्र कुमार की कहानी। राजेंद्र कुमार के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने और फिर जुबली कुमार बनने की यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संखटरा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार साथ रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की ही थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुंचे। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार स्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह से ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तब ही उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में तब्दील हो गया इन्हें मालूम ही नहीं था। आजादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया, लेकिन 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि शुरू में उन्हें नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन ये अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े ही प्यार से तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी, लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 65 रुपए में बेच दी थी। पिता की दी वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही वो अपना वक्त बदल सकेंगे। 65 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए पैसों से मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने उन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिरकार राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेट मार और सगाई जैसी फिल्मों के डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। एच.एस. रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा सा था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। यूं तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने उन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया
उन्हें यह लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के कैरियर की एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपए मेहनताना भी मिला था। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के कैरियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही थी, जिसका नाम था वचन। इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था। यह फिल्में थीं तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। यह फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूं तो यह फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में इस फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। और यही वजह है कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे थे। इनमें से कुछ ऑफर्स इन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस? भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब के मुंह से ये बात सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली। फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र साहब ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इनके बहुत से फैंस को लगा जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेर सारी ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हैं, हो सकता है आप भी कोई मुस्लिम हो जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करता हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी को जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार तुली, और यही मेरा असली नाम है। राजेंद्र कुमार की बात हो और कार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बात ना हो तो फिर बात अधूरी मानी जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अपने घर वालों को दिल्ली से मुंबई बुला लें। किसी ने इन्हें बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। ये उस बंगले को देखने चले गए। पहली ही नजर में राजेंद्र कुमार को वह बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो तभी उस बंगले को अपना बना पाते। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिर बंगले को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर चूंकि इनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चलकर आया। दरअसल बी.आर. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर आए और साथ ही एडवांस भी। वो हर हाल में अपनी उस फिल्म में राजेंद्र कुमार को लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्मों में बी.आर. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे।
इस तरह राजेंद्र कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की मदद से कार्टर रोड वाला वो बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीदा था तो कई लोगों ने इनसे कहा कि ये बंगला शुभ नहीं है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती हैं, और चूंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भाग भी चुके हैं तो ये बंगला भूतिया भी है। लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की एक ना सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो मानो एकदम पलट गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपर हिट होने लगी। उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमाघरों में एक ही समय पर इनकी 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनमें से ज्यादातर सिल्वर जुबली थी। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा गया। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने में बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में से एक बन गए। राजेंद्र कुमार की कहानी में राज कपूर का जिक्र होना भी लाजमी है। इन दो सितारों की बात हो तो फिल्म संगम की बात करना भी जरूरी हो जाता है। साल 1964 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर थे। पहले राज कपूर इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद राज कपूर ने अपने जिगरी दोस्त राजेंद्र कुमार को इस फिल्म में ले लिया। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। राज कपूर कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। यही बात राजेंद्र कुमार भी कहते थे। दोनों साथ खाते पीते थे और हर रोज मिला करते थे। अगर किसी दिन मुलाकात नहीं होती थी तो टेलीफोन पर बात जरूर होती थी। दोनों अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। जब राज कपूर दुनिया छोड़कर गए तो राजेंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त के बिना वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। संगम फिल्म का गीत दोस्त दोस्त ना रहा जब शूट हो रहा था तो राजेंद्र कुमार को ये गीत पसंद नहीं आया। उन्होंने राज कपूर से कहा कि फिल्म में इस गीत की कोई जरूरत नहीं है। दोस्त अपनी दोस्ती निभा रहा है और प्यार भी कोई दगा नहीं कर रहा है, तो इस गाने का कोई मतलब नहीं है। तब राज कपूर ने कहा कि वो इस गीत को फिल्म में बहुत अलग तरीके से पेश करेंगे। राज कपूर ने वो गाना शूट किया, पर चूंकि राजेंद्र कुमार की कही बात उनके दिमाग में घर कर चुकी थी तो उन्होंने उस गाने में राजेंद्र कुमार और वैजंती माला के क्लोज शॉट्स लगाए, खुद को बहुत कम दिखाया। फिल्म रिलीज हुई तो यह गाना भी बहुत पसंद किया गया। इस गाने के आखिर में एक डायलॉग आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले यह डायलॉग फिल्म में था ही नहीं, पर गाने की शूटिंग खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार ने ऑन द स्पॉट ये डायलॉग बोला था। डायलॉग था, सुंदर जो गीतकार पर गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर दोस्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर गुजरती तो है मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। राज कपूर को राजेंद्र कुमार का अचानक और अपने मन से बोला गया डायलॉग इतना पसंद आया कि उन्होंने ये पूरा डायलॉग फिल्म में इस्तेमाल किया। कुछ ऐसी दोस्ती थी राज कपूर साहब और राजेंद्र कुमार साहब की। राजेंद्र कुमार के कैरियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी कानून। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ना तो कोई गाना था और ना ही किसी तरह का रोमांस था। ये 2.5 घंटे का एक कोर्ट रूम ड्रामा था जिसमें दर्शकों को बैठा कर रखना डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने ये कारनामा कर दिखाया। और कहने की जरूरत नहीं कि दादा मुनि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार की जबरदस्त एक्टिंग की बदौलत ही बी.आर. चोपड़ा ऐसा कर पाने में कामयाब रहे थे। जस्टिस सांखला नाम के एक जज ने जब यह फिल्म देखी तो उन्होंने कहा था कि अपने 40 साल के तजुर्बे में उन्होंने अशोक कुमार जैसा जज और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। फिल्म से जुड़ा एक और रोचक किस्सा कुछ यूं है कि जब मुंबई के मिनर्वा थिएटर हॉल से राजेंद्र कुमार बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्म का प्रीमियर खत्म होने के बाद बाहर निकल रहे थे तो एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आया और राजेंद्र कुमार के पैरों में आकर गिर गया। वो आदमी इनसे बोला, साहब मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं बहुत गरीब हूँ, उसे बचा लीजिए।
आप ही इकलौते ऐसे वकील हैं जो उसे बचा सकते हैं। राजेंद्र कुमार ने उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि मैंने तो उस फिल्म में केवल वकील का रोल निभाया है, मैं सच में कोई वकील नहीं हूँ। वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसे समझाया गया। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजेंद्र कुमार कितने बढ़िया एक्टर थे। वो अपने किरदार में कुछ इस कदर उतर जाया करते थे कि लोग उन्हें असलियत में वही समझने लगते थे जो किरदार वो फिल्म में जीते थे। राजेंद्र कुमार की फिल्म आरजू से भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर थे और फिल्म में राजेंद्र कुमार की हीरोइन साधना थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक अपाहिज का रोल किया था। एक दिन रामानंद सागर के ऑफिस में एक पुणे से लड़का पहुंचा। वो लड़का बैसाखी के सहारे चलकर आया था। उस लड़के ने रामानंद सागर से गुजारिश की कि उसे राजेंद्र कुमार से मिलवाया जाए। रामानंद सागर को जब उस लड़के की पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने राजेंद्र कुमार को फोन किया और बोले, भाई राजेंद्र, पुणे से एक लड़का खास तुमसे मिलने आया है, तुम फौरन मेरे ऑफिस चले आओ। रामानंद सागर की बात सुनकर राजेंद्र कुमार उनके ऑफिस पहुंचे। उन्होंने देखा कि बैसाखी लिए एक अपाहिज लड़का कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथों में फूलों का एक बड़ा ही खूबसूरत सा हार है। जैसे ही उस लड़के ने राजेंद्र कुमार को देखा तो उसने वो हार उनके गले में डाल दिया। वो लड़का राजेंद्र कुमार के गले लग गया और रोते हुए अपनी कहानी बताने लगा। वो लड़का बोला, सर, एक एक्सीडेंट में मेरी टांग कट गई थी। मैं जीवन से इतना निराश हो गया था कि आत्महत्या करने ही वाला था। तभी मुझे किसी ने आपकी फिल्म आरजू दिखाई। उस फिल्म में आपका अपाहिज वाला किरदार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है और आत्महत्या करना कितना खराब है। वो फिल्म देखने के बाद मैंने आत्महत्या का इरादा छोड़कर खुद को जिंदगी की तरफ मोड़ लिया। आपकी वजह से मेरा जीवन बचा है। आप मेरे भगवान हैं। उस लड़के की कहानी सुनकर राजेंद्र कुमार की आंखों में भी आंसू आ गए थे। राजेंद्र कुमार उस लड़के से बोले, मैंने तो बस एक्टिंग की थी, असली हीरो तो तुम हो मेरे दोस्त। जी हाँ, इतनी शानदार शख्सियत के मालिक थे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की चर्चित फिल्मों में से एक फिल्म सूरज भी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर एस कृष्णमूर्ति उनके दोस्त हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राजेंद्र कुमार से कहा कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूं। बताइए किस तरह की रोमांटिक कहानी पर फिल्म बनाई जाए। इस पर राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि रोमांटिक छोड़िए, आप तलवारबाजी पर एक फिल्म बनाइए। ये सुनकर एस कृष्णमूर्ति बोले कि आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि अगर आप फिल्म में ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। जैसे तैसे एस कृष्णमूर्ति ने राजेंद्र कुमार की बात मान ली और सूरज फिल्म बनाई गई। फिल्म इतनी कामयाब हुई कि एस कृष्णमूर्ति पर दौलत की बरसात हो गई। बाद में फिर कभी राजेंद्र कुमार ने ऐसी कोई फिल्म नहीं की जिसमें तलवारबाजी हो। कई सालों के बाद गोरा और काला फिल्म में एक बार फिर से उनके हाथों में तलवार नजर आई थी, लेकिन चूंकि उस फिल्म की कहानी बहुत अलग थी तो इसीलिए राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म की थी। फिल्म गोरा और काला में ये डबल रोल में थे। अपने काले किरदार के लिए ये जो मेकअप लिया करते थे उसमें इन्हें पूरे 2.5 घंटे लगते थे। काले किरदार का शॉट देने के बाद ये गोरे किरदार का शॉट देते थे और इसके लिए भी काला मेकअप उतारने में इन्हें 1.5 घंटे लग जाते थे। यानी कहा जा सकता है कि अपने काम को लेकर डेडिकेशन राजेंद्र कुमार में बहुत ज्यादा थी। सालों तक चले अपने फिल्मी कैरियर में राजेंद्र कुमार ने कई तरह के रोल निभाए, लेकिन वो कभी भी किसी फिल्म में विलन के रोल में नहीं दिखे। एक बेहद शानदार कैरियर के बाद 70 के दशक के शुरुआती सालों में राजेंद्र कुमार का कैरियर अपने ढलान की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल ये वो दौर था जब सिनेमा के शौकीनों पर राजेश खन्ना नाम के नए लड़के का जादू चढ़ने लगा था। वक्त की चाल को समझते हुए राजेंद्र कुमार हीरो के बजाय सपोर्टिंग रोल्स करने लगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें अपना बंगला तक बेचना पड़ा, वही बंगला जिसे बड़े ही प्यार से इन्होंने खरीदा था। और जानते हैं वो बंगला किसने खरीदा? उस जमाने के उभरते हुए सितारे राजेश खन्ना ने।
राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़ी ही मुश्किलों में गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया। इसका असर कुछ ये रहा कि 12 जुलाई सन 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार कार्डियक अरेस्ट के चलते यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जिस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई थी, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज कुमार उर्फ कुमार गौरव का 39वां जन्मदिन था। राजेंद्र कुमार की मौत से उनके फैंस बहुत दुखी हुए थे। हर किसी की जुबां पर बस एक ही बात थी, हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया।